नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। हम बात करेंगे भारत भूगोल के बारे में। इंडिया जियोग्राफी को हम नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी भारत की जलवायु एवं मानसून तंत्र के बारे में। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा भारत की जलवायु एवं मानसून तंत्र। भारत की जलवायु एवं मानसून तंत्र। मानसून तंत्र, भारत की जलवायु एवं मानसून तंत्र को हम पढ़ रहे थे। इसमें कुछ शब्दावलियों को हमने देखा था। परिभाषा देखी थी। मानसून किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, उच्च दाब कैसे होता है, उच्च वायु दाब कैसे बनता है, निम्न वायु दाब कैसे बनता है, वो हमने बातें की थी। हवाएं चलती क्यों है, उनकी गति क्यों होती रहती है, निरंतर प्रवाह क्यों होता रहता है, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब के बारे में चर्चा हमने यहाँ से की थी। वायु किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, हवा किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। यानी कि हमने एक बेस देख लिया कि इस जलवायु, इस मानसून में हमें किस प्रकार से बातें करनी है। जो कुछ शब्द हम आगे चर्चा करेंगे वो क्या है, उनके बारे में हमने बात की। इसी में कुछ एक शब्द और है, क्योंकि हम बात करेंगे जो मानसून है। हमने पहले ही परिभाषा लिखी थी मानसून की। क्या लिखी थी? मानसून की हमने परिभाषा लिखी थी कि हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। तो ये मानसून जो हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन है, किस प्रकार से हवाएं चलती रहती हैं और इनसे क्या क्या शब्द बनेंगे वो भी देखते हैं। क्या इनकी गति में परिवर्तन होता है? जैसे इसमें हम एक शब्द पढ़ेंगे व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवने, क्या है व्यापारिक पवने? हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन में हमने कुछ तो बात की थी। ताप के आधार पर तापमान बढ़ेगा, वायु दाब निम्न होगा, और उच्च वायु और तापमान घटेगा, वायु दाब उच्च होगा, और उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। फिर हम एक शब्द देखेंगे कोरियालिस बल। कोरियालिस बल, इसकी वजह से भी हवाओं में क्या होती है? गति होती है। ये जो हवाओं का जो कोरियालिस बल दिया किसने था? तो फेरल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। फेरल का नियम भी इसे कहते हैं। क्या है फेरल का नियम? क्या होती है व्यापारिक पवने, ये भी हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को भारत की जलवायु मानसून तंत्र के साथ। इसमें हम ये दो शब्द देखेंगे, फिर हम देखेंगे जो सिद्धांत है मानसून से संबंधित, जो सिद्धांत है उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को। तो इन शब्दों को हम देखते हुए चलेंगे। व्यापारिक पवने क्या होती है? कोरियालिस बल। तो पहले कोरियालिस बल को देख लेते हैं। शब्द लिखो कोरियालिस बल। कोरियालिस बल, कोरियालिस बल देखो पृथ्वी पर, इस पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण लगता है। ये पृथ्वी है, ये अक्षांश, मध्य अक्षांश रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री। अब देखो ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। और ये कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा, उत्तर और दक्षिण दिशा। अब देखो जो पृथ्वी की जो गति है वो इस प्रकार से है। पृथ्वी की गति कुछ इस प्रकार से है, यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इस प्रकार से इसकी गति देखेंगे तो ये जो गति है। अब बातें आती है कि ये जो घूर्णन करती है, जिस वक्त पृथ्वी घूर्णन कर रही है उस वक्त इसमें क्या क्या स्थितियां बनती है वो सारा हम देखते हैं। अब देखो जो पृथ्वी घूर्णन करती है, उस घूर्णन गति के कारण पृथ्वी में जो हवाएं चलती है उन हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन आता है। कैसे आता है? तो देखो जैसे यहाँ से अब हवा, कुछ हवाएं जो चल रही है, कोरियालिस बल में इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा जो हवाओं की दिशाओं में जो बल लगता है उसे कहते हैं कोरियालिस बल। क्या कहते हैं? कोरियालिस बल। तो इसमें क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध की ओर जो हवाएं चल रही हैं वो पृथ्वी की घूर्णन की वजह से अपने बाएं तरफ, अपने दाएं तरफ मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में तो हवा किधर मुड़ती है? दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ती है हवाएं? तो बाईं ओर।
तो अपने बाईं ओर हवाएं मुड़ जाती है, जिस तरफ चल रही थी उसके बाईं ओर हवाएं मुड़ जा रही हैं। यहाँ से हवा चल रही है इधर मुड़ रही है, मतलब अपने बाईं ओर, खुद के बाईं ओर मुड़ रही है चलने की दिशा से, और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ रही है। ये है हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन का नियम। हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन का नियम है ये। और इसी को क्या नाम देते हैं? कोरियालिस बल या फेरल का नियम कहते हैं कि कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे ही फेरल का नियम कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? हवाओं की दिशा में परिवर्तन। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अपने दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे ही फेरल का नियम कहते हैं। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो बल लगता है उसे कहते हैं कोरियालिस बल। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो बल लगेगा वो तो कहलाएगा कोरियालिस बल। और इसी कोरियालिस बल के कारण जो हवाएं हैं जो अपने उत्तरी गोलार्ध के अंदर अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिसे ही क्या कहते हैं? तो जिसे फेरल का नियम कहते हैं। तो पूछ लिया जा सकता है फेरल का नियम क्या है। देखो यूपीएससी के मेन में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फेरल का नियम क्या है? जलवायु से संबंध में या जलवायु के संबंध में इस फेरल के नियम को समझाइए। तो देखो जलवायु से टॉपिक ये स्टार्ट होता है या मानसून से संबंधित इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीएससी मेन में रिटर्न के लिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाए? देखो पूछा जाएगा फेरल का नियम क्या है? फेरल का नियम क्या है? मानसून के संबंध में इसका वर्णन कीजिए। तो ऐसे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिटर्न एग्जाम में। और ये जो शब्द आपको दिए जा सकते हैं 200 शब्द में लिखने को यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेरल के नियम से अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है। तो आप इनको बार बार पढ़ोगे, समझ के चलोगे तो आप यहाँ पे 200 शब्दों में लिख पाओगे। डायग्राम बनाओगे, समझ में आएगा किस प्रकार से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में बदल रही हैं और मानसून के साथ इसका क्या संबंध है, उसको रिलेट करोगे तो अच्छे आपको यहां से मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोरियालिस बल क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति के दौरान पृथ्वी पर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है? कोरियालिस बल। इसी कोरियालिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिसे फेरल नामक वैज्ञानिक ने समझाया और उसे ही फेरल का नियम कहा गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है फेरल के नियम या कोरियालिस बल के अंदर। ये कैसे रिलेट होगा हम आगे इसमें बात भी करेंगे, किस प्रकार से होगा। अब देखो आगे, अब हम देखते हैं व्यापारिक पवनें क्या होती है। व्यापारिक पवनें, इसे हम केवल मानसून के आधार पर देखेंगे, भारत के आधार पर वैसे देखें। ये जो व्यापारिक पवनें हैं पवन तंत्र का हिस्सा है। जब हम फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे पूरे ग्लोब की या पूरे पृथ्वी पर कितने वायु तंत्र हैं, किस प्रकार की हवाएं वहां पे चलती हैं, उनको क्या क्या नाम दिया जाता है, वो बातें हम बाद में करेंगे। अभी देखते हैं केवल व्यापारिक पवनों की। तो देखो ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और ये है हमारी 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड या दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये हम यहां से बात करेंगे। ये क्या होता है इस वक्त यहाँ पे जो हमने बात की थी कि जो भूमध्य रेखा है वहां पर जो सूर्य पूरा साल सीधा चमकता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो तापमान है वो यही हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और तापमान बढ़ने से यहाँ का वायुदाब कैसा होगा? घट जाएगा, वायुदाब घटेगा। और इसके अपेक्षा जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री से ऊपर और 23.5 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से नीचे जो
तापमान होगा वो इसकी अपेक्षा क्या होगा, कम रहेगा। तो तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा, ये तो बात जायज सी है। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये जो यहाँ का वायु दाब कैसा है, यहाँ का एयर प्रेशर डाउन है। क्यों डाउन है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है और वायु दाब कम है। देखो 0 डिग्री से लेकर ऊपर देखो 10 डिग्री तक, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो तापमान बहुत ज्यादा रहता है, वायु दाब बहुत कम रहता है, इसलिए इसे कहते हैं डोल्ड्रम। इसे क्या कहते हैं, डोल्ड्रम भी कहते हैं। तो इस जो इनके बीच में जो तापमान ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ की जो गैसें होंगी वो उनका प्रवाह कैसा होगा, जो हल्की हो जाएंगी, हल्की होने से वो ऊपर की ओर उठेंगी और यहाँ का वायु दाब कम हो जाएगा। कम होने से जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से नीचे यहाँ का जो वायु दाब है वो ज्यादा होगा। तो गैसें देखो इधर से यहाँ पे चलेंगी, इस प्रकार से ये गैसें अब गति करेंगी, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार की ये पवनें चल रही होंगी। और ये जो पवनें जब भूमध्य रेखा की ओर आती है, इन्हें क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें। अब देखो ये अपनी दिशाओं में कैसे परिवर्तन करती है। तो देखो अपनी किस तरह मुड़ेगी, दाईं ओर, तो ये इनका दाईं ओर हो गया। यहां से चल रही थी, इस तरफ आ रही है हवाएं, तो ये इधर किधर मुड़ गई, अपने दाईं ओर। और ये जो हवाएं हैं वो इस प्रकार मुड़ जाएंगी यहाँ पे, तो ये अपने बाईं ओर मुड़ रही है। जब पृथ्वी इस प्रकार जो घूर्णन करती है, देखो पृथ्वी इस प्रकार से घूर्णन करेगी, जब पृथ्वी इस प्रकार घूर्णन करेगी तो ये विपरीत दिशा में मुड़ जाएंगी, मतलब उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाएंगी। यह बात आपको याद रखना पड़ेगा कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ रही होंगी, तो ये आपको याद। अब यदि यहां से पवन चल रही है तो वो इस प्रकार मुड़ेंगी अपने दाईं ओर, ये याद रख लेना। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। यदि ये हवा इस प्रकार आ रही है तो इधर मुड़ जाएगी, इधर इस तरफ इधर मुड़ जाएगी, इधर इनका बाईं ओर होगा। आने की दिशा से भी बात करेंगे, जिस तरफ अपने चल रहे हैं उसके उस तरफ मुंह करके चलेंगे तो अपने दायां बायां कैसा होगा वो याद रखना पड़ेगा। इस दाएं बाएं में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी कंफ्यूजन के कारण उनका ये जो सवाल है उनका जो उत्तर है वो गलत हो जाता है। ऐसी गलती आप मत करना, समझ के हुए चलना, दाएं बायां याद रख लेना। चाहे किसी हवा किसी दिशा से आ रही है, उत्तर दिशा से आ रही है तो वो इस तरह मुड़ जाएगी, मतलब पूर्व और दक्षिण और पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगी। उत्तर दिशा से आ रही है तो वो अपने पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेंगी, मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगी। हल्का सा परिवर्तन होता है, एकदम ऐसे यूटर्न नहीं ले लेती वो। तो इस प्रकार से इनकी हवाओं में दिशा परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो अपन बात करें, उत्तर दिशा से हवा आ रही थी तो वो तो किधर मुड़ गई, तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ गई। और यदि हवा दक्षिण की ओर से आ रही है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यदि हवा दक्षिण की ओर से आ रही है तो वो अपने उत्तर और पूर्व की ओर मुड़ जाएंगी, उत्तर पूर्व दिशा की ओर वो मुड़ जाएंगी। हल्का परिवर्तन होगा, दायां बायां याद रख लेना। उत्तर पूर्व दिशा में कंफ्यूज ज्यादा हो गए, दाएं ओर मुड़ना है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। कैसी भी स्थिति हो, हवाएं कहां से भी चल रही हो, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ेगी, ये याद रख लेना। बस इतना ही याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ती हैं। यही कोरियालिस बल है, यही फेरल का नियम है। और व्यापारिक पवनें कैसी होंगी, तो आप याद रखोगे कर्क रेखा से, और कर्क रेखा और मकर रेखा से चलने वाली हवाएं जब भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं, और उन्हीं पवनों को क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। बस आप इतना याद रख लेना, ये होती है व्यापारिक पवनें। अब हम जब बात करेंगे मानसून में, भारत में जो मानसून आता है, या विश्व में यदि मानसून की स्थिति सिर्फ भारत में बनती है, भारत में जो मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध से आ रहा है। तो हवाएं देखो यहाँ से इधर आ रही थी, अपने इधर से आ रही थी दक्षिणी गोलार्ध से, तो वो तो अपने पहले बाईं ओर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ रही है। बाईं ओर मुड़ने के बाद जैसे ही ये इस भूमध्य रेखा को पार करेगी और अपने किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, तो यहां से वापस ये हवाएं किस तरह मुड़ जाएंगी, तो अपने दाएं ओर मुड़ जाएंगे। फेरल का नियम यही कहता है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। जब हवाएं दाईं ओर के मुड़ के आएंगी तो देखो इनकी गति दिशा कांसी है, यानी कि हवाओं की दिशा मानी जाती है उनके आने की दिशा से। तो हवाएं किधर से आ रही हैं, दक्षिण और पश्चिम से हवाएं आ रही हैं। तो भारत में मानसून भी कैसा आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा।
दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में आता है तो वो इस प्रकार से आता है। बातें करेंगी कि वो मानसून आगे कितने भागों में बटा, चाहे वो अरब सागर से आ रहा हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी से आ रहा हो, मानसून कैसा होगा तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होगा। याद तो रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना क्यों होगा? देखो, जब दक्षिणी गोलार्ध में जब हवाएं ऊपर उत्तरी गोलार्ध की तरफ आ रही है, क्यों आती है ये भी बातें करेंगे हम। जब इसका सिद्धांत हम पढ़ रहे होंगे उसमें ये भी बातें करेंगे क्यों आ रही है। अब जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब ये हवा आएगी तो दक्षिणी गोलार्ध में जब तक होंगी अपने दाईं ओर मुड़ेगी, और उत्तरी गोलार्ध में आने के बाद कहां पे मुड़ेंगी? अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो इनकी दिशा हो जाएगी आने की कैसी दिशा? तो दक्षिण पश्चिम दिशा। और यही मानसून भारत में आता है। यही मानसून भारत के सभी जिलों में, सभी राज्यों, सभी जिलों में पहुंचता है। इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। बस इतना तो याद रख लेना कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। बस कंफ्यूज मत हो जाना इनमें, ये बातें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। इन्हें कहते हैं व्यापारिक पवने। कर्क रेखा से और मकर रेखा से चलने वाली हवाएं जब भूमध्य रेखा की ओर आती है, दाब के कारण, तापमान अधिक के कारण, अधिक तापमान है, वायु दाब कम है, 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा पर, तब हवाएं वहां पर आ रही हैं। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण की ओर आएंगी, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर की ओर। यही हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवने कहलाती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था जो पवने हैं वो उनकी गति कैसी होती है? पवनों की गति होती है क्षैतिज, धरातल के समांतर चलती हैं। और वायु की गति कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होगा? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रही है, इस प्रकार ये गति करती है। यह है व्यापारिक पवने। पवने मतलब वो कैसी चल रही होंगी? तो समांतर चल रही होगी धरातल की। अब ये तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे मानसून के सिद्धांत, किस प्रकार के सिद्धांत है, किन लोगों ने दिए, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मानसून के सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं? मानसून के या मानसून से संबंधित सिद्धांत। मानसून से संबंधित सिद्धांत या मानसून के सिद्धांत, हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसमें हम किस प्रकार के पढ़ेंगे? तो 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। डिवाइडेशन कर लेना पढ़ने के लिए अच्छा होता है। कोई भी बुक यदि आप बड़ी बुक लेके आते, जैसे आप स्पेक्ट्रम लेके आए, 900-950 पन्नों की किताब है पढ़ने के लिए भारतीय इतिहास की, आधुनिक भारत का इतिहास। स्पेक्ट्रम आपने पढ़ी होगी, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा। तो स्पेक्ट्रम 900-950 पन्नों की किताब होती है। वो एक साथ तो आपसे पढ़ी नहीं जाएगी, बोर हो जाओगे। कितनी बड़ी किताब होती है, देखो कितनी, 900 पन्ने थोड़े नहीं होते। वो याद करोगे नहीं याद होगी। अब आप उसको ऐसे करो ना, छोटे छोटे भागों में बांट लो, 7-8 भागों में बांट लो, कुछ 100 पन्नों के हिसाब से उनको बांट लो, तो वो पढ़ने में आसान होगा। इसी प्रकार से इन सिद्धांतों को भी हम अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे, उनके हिसाब से पढ़ेंगे। 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसा? एक तो देखेंगे परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत जो परंपरा से चले आ रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं, पुराने चले आ रहे हैं। और दूसरा देखेंगे आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत जिनमें कुछ फेरबदल करके उन्हें कुछ इस प्रकार से समझाया है ताकि हर चीज उसमें क्लियर हो जाए। वो आधुनिक सिद्धांत में हम देखेंगे जो नए सिद्धांत जो प्रतिपादित हुए हैं। पुराने जो सिद्धांत उसमें एक ही सिद्धांत है, कैसा है? तापीय या चिर सम्मत सिद्धांत। इसमें कैसा पढ़ेंगे? तापीय या चिर सम्मत सिद्धांत। तापीय या चिर सम्मत सिद्धांत, ये हम इसमें देखेंगे। पुराना चला रहा सिद्धांत है, उसी के आधार पर इसको प्रतिपादित किया गया है। देखो पुराना कैसे हुआ? क्योंकि ये 1686 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया गया। सन 1686 में इसको प्रतिपादित किया गया। किए किसने किया? किसने था? तो एडमंड हेली के द्वारा। एडमंड हेली नामक वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने इसको क्या किया? प्रतिपादित किया। तापीय चिर सम्मत का सिद्धांत है, 1686 में दिया। और इसका जो आधार बताया, आधार क्या बताया होगा उन्होंने? इसका आधार क्या बताया होगा? अरे इससे जहां से शब्द से पता चलता है, क्या बताया होगा? तापमान बताया। क्या बताया? तापमान बताया। कैसा सिद्धांत बताया? तो तापीय चिर सम्मत सिद्धांत 1686 में दिया, एडमंड हेली ने दिया। आधार तापमान दिया। इसमें 2 प्रकार की बातें उन्होंने कही। क्या कही? एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून। इसी सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे। 2 देखो, एक तो ग्रीष्मकालीन
ग्रीष्मकालीन सिद्धांत, ग्रीष्मकालीन मानसून। और दूसरा कैसा देखेंगे तो दूसरा शीतकालीन मानसून। दो प्रकार का मानसून उन्होंने बताया। कैसा बताया, देखो तापमान के आधार पर बताया। एक तो जब तापमान बहुत ज्यादा होता है और एक तापमान जब बहुत ही कम होता है, उस वक्त क्या स्थिति बनेगी, मतलब एक तो गर्मियों का मौसम और एक कैसा, सर्दियों का मौसम। गर्मियों में यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसून, सर्दियों में शीतकालीन मानसून किस प्रकार से आता है, क्या घटनाएं इनमें घटती है, वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। परंपरागत सिद्धांत के अंदर तापीय चीर सम्मत का सिद्धांत दिया एडमंड हेली ने था, 1686 में दिया। तापमान उसको आधार बताया था। तो उसमें दो प्रकार के हम देखेंगे मानसून, कैसा कैसा, एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून। तो ये है बातें किसमें, परंपरागत सिद्धांत में हम इनको पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मतलब कि आधुनिक सिद्धांत में हमें क्या क्या देखना है वो देखो। तो आधुनिक सिद्धांत में हम दो सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। अब दो सिद्धांत कौन कौन से होंगे, पहला तो है वायु राशि सिद्धांत। वायु राशि सिद्धांत, अब इनके अंदर की डिटेल हम देखेंगे धीरे धीरे, एक एक को लेकर के आगे चलेंगे। वायु राशि सिद्धांत, ये वायु राशि सिद्धांत दिया किसने था, तो फ्लोन नामक वैज्ञानिक ने। किन्होंने दिया, फ्लोन नामक वैज्ञानिक थे। कहां के थे, जर्मनी के थे। जर्मनी के फ्लोन नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया, वायु राशि सिद्धांत। उसके बाद में एक सिद्धांत और आता है जिसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम सिद्धांत। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है वो हम इसमें आगे देखेंगे, क्या होती है जेट स्ट्रीम, किन्हें कहते हैं। देखो जिस प्रकार से हमने व्यापारिक पवनों को अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसी प्रकार से जेट स्ट्रीम को भी देखेंगे, क्या होती है, पढ़ना जरूरी है। जेट स्ट्रीम के साथ साथ हम एक शब्द देखेंगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हम इसमें देखेंगे। अंतर उष्णीय क्षेत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ITCZ के बारे में भी पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के अंदर। अब देखो क्या होता है, अब ये जेट स्ट्रीम सिद्धांत दिया किसने था, तो पी कोटेश्वरम ने दिया था। किसने दिया था, पी कोटेश्वरम नामे वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ये भी हम इसमें देखते हुए चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत दिया किसने था, तो तापीय चीर सम्मत का सिद्धांत इसमें पढ़ेंगे, जिसमें 1686 में एडमंड हेली ने दिया, तापमान को आधार बताया। फिर बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में दो पढ़ेंगे, वायु राशि सिद्धांत, फ्लोन जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया। दूसरा जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जिसको पी कोटेश्वरम नामे वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद की कहानी क्या है। तो अब देखते हैं आगे। अब इसमें देखेंगे पहला सिद्धांत हम चर्चा करने वाले हैं। परंपरागत सिद्धांत में पहला ही कौन सा है, तो तापीय या चीर सम्मत का सिद्धांत। इसको हम आगे भी देखने वाले हैं। तो पहला ही सिद्धांत जिसमें आप हेडिंग डाल सकते हो, परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत। और इसके अंदर कौन सी हेडिंग डालोगे, पहली हेडिंग इसमें आप डाल लीजिएगा तापीय या चीर सम्मत सिद्धांत। चीर सम्मत सिद्धांत यानी कि बहुत पुराना चला आ रहा है वो सिद्धांत है ये। अब दिया किसने था, तो इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है, तो अभी हमने बात की थी, कौन है, एडमंड हेली। एडमंड हेली इसके जनक है। प्रतिपादित किया कब था, तो 1686 में दिया था। इसका आधार इन्होंने क्या बताया था, तो अभी तो चर्चा की थी, क्या बताया, तापमान बताया। तापमान इसका आधार बताया। तो ये है तापीय चीर सम्मत का सिद्धांत, एडमंड हेली ने दिया, 1686 में दिया, आधार तापमान को बताया। अब देखते हैं इसके आगे, हमने इसमें बात की थी, इसके दो सिद्धांत है कौन कौन से, तो पहला है ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून। तो दूसरा कौन सा था, शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून। इसमें ये दो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे ग्रीष्मकालीन, दूसरा देखेंगे शीतकालीन मानसून। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, फिर देखेंगे पहला ही कौन सा, शीतकालीन सिद्धांत। ग्रीष्मकालीन सिद्धांत, फिर शीतकालीन सिद्धांत देखने वाले हैं।
इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो कैसे कैसे होता है। तो देखो इसमें परंपरागत सिद्धांत में हम पहला देखेंगे तापीय या चिरसम्मत सिद्धांत। चिरसम्मत सिद्धांत, तो इसमें हम देखो दो देखने वाले कैसे, एक तो ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकालीन मानसून और दूसरा शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून, तो देखो मैप के माध्यम से देखेंगे। आप एक मैप बना लीजिएगा छोटा सा, तो उस प्रकार से हम इसको देखने वाले हैं। दोनों में अलग अलग मैप बनाएंगे, मैप के माध्यम से देखेंगे। देखो अब देखो ये हमारा भारत है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं वो देखो। तो ये क्या है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। तापमान के आधार पर ग्रीष्म काल में क्या स्थिति बनेगी, जो सूर्य की जो स्थिति होती है ग्रीष्म काल में वो इस भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर होती है। जैसे ये हमारी यहाँ पे कर्क रेखा है, क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है। और यही इसके बीच हमारी क्या रहती है, सूर्य की स्थिति रहती है। तो यहाँ पे हमारे सूर्य रहेगा उत्तरी गोलार्ध में। जब ग्रीष्म काल होता है मतलब क्या, भूमध्य रेखा से ऊपर सूर्य की स्थिति है। अब क्या होता है, सूर्य की स्थिति यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ का तापमान बढ़ेगा घटेगा, तो यहाँ का तापमान बढ़ेगा। और ये जो स्थलीय भाग है इसमें हम देखें, ये जो राजस्थान वाला ये जो हिस्सा है, और इसके बाद ये जो भारत का जो स्थलीय जो प्रायद्वीपीय हिस्सा, इसमें क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, तापमान, क्योंकि हमें पता है स्थलीय भाग जलीय भाग से जल्दी गर्म होता है, तो ये गर्म होगा। गर्म होने से क्या होगा, इसकी यहाँ के जो गैसें हैं वो हल्की होकर ऊपर उठेंगी और यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति बनेगी। क्या कैसी स्थिति बनेगी, निम्न दाब और उच्च तापमान, उच्च ताप की स्थिति बनेगी, निम्न वायु दाब की यहाँ पे स्थिति बन रही होगी। अब इसकी अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति नहीं है, तो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या बनेगा, तापमान कम रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा, डाउन, और एयर प्रेशर कैसा होगा, हाई रहेगा। क्यों, क्योंकि तापमान कम होगा तो वायु दाब बढ़ेगा। अब क्या होगा कि ये दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं किधर की ओर चलेंगी, उत्तरी गोलार्ध की ओर। दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं किधर चल रही होंगी, उत्तरी गोलार्ध की ओर चल रही होंगी। तो हवाएं जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगी, देखो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ गई थी, और उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं किधर मुड़ जाएंगी, अपने दाईं तरफ मुड़ जाएंगी। ये हवाएं अपने दाईं तरफ मुड़ रही हैं, तो अपने दाईं तरफ मुड़ने के बाद इस प्रकार से ये हवाएं यहाँ पे आएंगी। यही हवाएं देखो कहां से आ रही है, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर से आ रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। तो पूछ लिया जा सकता है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का नाम क्या है, तो क्या नाम रहेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून नाम रहेगा। अब ये जो हवाएं ध्रुव उत्तर की ओर आ रही हैं, इसे ये है ग्रीष्म काल का मानसून। तापमान के आधार पर बताया है, क्या बताया, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल, जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम और वायु दाब उच्च रहता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति होने के कारण उच्च तापमान और निम्न वायु दाब की स्थिति बनती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वायु दाब होने से हवाएं दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में आने के बाद हवाएं अपने किस तरह मुड़ जाती हैं, तो दाईं ओर मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ती हैं। और ये जो क्या होती है, देखो इस जलीय क्षेत्र से यानी कि महासागर से हवाएं आ रही हैं, महासागर से हवाएं आने की वजह से ये क्या करेगी, अपने साथ आर्द्रता लेके आएगी, नमी लेकर के आएगी। यहाँ के वाष्पीकरण की वजह से, क्योंकि तापमान ज्यादा, वाष्पीकरण तो होगी, वाष्पीकरण होगी तो क्या होगा, ये जो अपने साथ आर्द्रता लेते हुए आएगी, और आर्द्रता लेने के बाद ये भारत के जो स्थलीय भाग है, उन स्थलीय भागों में जो पर्वत हैं उनसे टकरा करके भारत में वर्षा करती है, भारत में वर्षा करती हैं। ये है
ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून हम इसे कह सकते हैं। इतनी ही स्थिति इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आती है। उत्तरी गोलार्ध में आने से यानी कि जब भारत के स्तरीय भाग में आने से पहले ये हवाएं कहां से गुजरती है, तो महासागर से गुजरती है। महासागर से आने के कारण इनमें क्या होती है, नमी भरपूर होती है, आर्द्रता अधिक होती है, जिसके कारण ये भारत के स्थलीय भूभागों में वर्षा करती है। तो ये है ग्रीष्मकालीन मानसून। अब शीतकालीन मानसून इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा कि ये देखो, ये हमारा वही 0 डिग्री अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा, ये इधर हमारी कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा रहेगी। अब देखो क्या होगा, बात है शीतकाल की। शीतकाल की मतलब लगभग अक्टूबर के बाद की बात है। किसके बाद? अक्टूबर नवंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर की बात। अब जैसे ही देखो शीतकाल का मतलब क्या हुआ, सूर्य कहां पे है? दक्षिणी गोलार्ध में। ये तो है देखो मार्च से जुलाई तक की बात, मार्च से जुलाई या हम बात करें अगस्त तक की बात यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगस्त तक की बात इसमें देख सकते हैं। ये तो है तब की। अक्टूबर नवंबर की बात है, क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में सूर्य की स्थिति कहां पे चली जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही सूर्य जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, तापमान उच्च हो जाएगा और एयर प्रेशर, तापमान उच्च होने से एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? डाउन आ जाएगा, मतलब लो हो जाएगा। निम्न वायुदाब की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में बन जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अब क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध के अंदर तापमान तो कम हो जाएगा और तापमान कम होने से एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, वायुदाब बढ़ जाएगा। अब आपको तो पता है हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो हवाएं कहां से कहां की ओर चलेंगी? तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी। हवाएं कहां से जाएंगी? तो दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध से कहां की ओर आएंगी? तो दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं आ रही हैं तो अपने किधर मुड़ रही हैं? दाईं ओर मुड़ रही हैं। यही तो फेरल का नियम था, कोरियालिस बल था। तो ये इस प्रकार से हवाएं यहाँ पे चलेंगी। तो ये हवाएं इस प्रकार से आती हुई दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में आने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। कहां पे मुड़ जाएगी? अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। देखो वो तो फेरल का नियम था। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि सर्दियों में क्या कहानी रहेगी। तो सर्दियों में यानी कि शीतकाल के अंदर क्या रहेगा, हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में सीधा होने की वजह से दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक और निम्न वायुदाब की स्थिति बनेगी। उसकी अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के अंदर तापमान कम और वायुदाब क्या होगा? उच्च होगा। और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। इसी कारण से हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध जा रही है, मतलब कहां जा रही है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब क्या होगा, ये मानसून कैसा कहलाएगा? आ कहां से आएगी हवाएं? आ कहां से रही है? तो उत्तर पूर्व से हवाएं आ रही हैं। तो शीतकाल के अंदर कैसा मानसून आता है? तो शीतकाल के अंदर उत्तर पूर्वी मानसून होगा, उत्तर पूर्वी मानसून होगा। ग्रीष्म काल के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्योंकि हवाएं दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं। और शीतकाल में उसका उल्टा, हवाएं उत्तर पूर्व से आ रही हैं तो उत्तर पूर्वी मानसून कहलाएगा। अब क्या होगा, देखो ग्रीष्म काल के अंदर जब हवाएं यहां से आती हैं तो देखो हवाएं यहां से नीलगिरी की पहाड़ियों से टकराएंगी। नीलगिरी की पहाड़ियों से टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में, एक तो इसमें अरब सागर की शाखा, अरब सागर शाखा, अरब सागरीय शाखा, और दूसरी कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। इन दो शाखाओं में बढ़ जाता है। इन दो शाखाओं में बढ़ने से क्या होगा, ये जो हवाएं यहां से जा रही हैं, अब देखो ये यहाँ पे राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला। अब ये जो इसके समांतर चली जाएगी आगे, तो इसका मतलब राजस्थान के ये क्षेत्र यहाँ से वर्षा नहीं कर पाएगी। और जैसे ही उत्तर में यहाँ पे आएंगी, उत्तर की ओर आएंगी, तो ये इस हिमालय से टकरा करके इस उत्तरी मैदानी भागों में क्या करेगी? वर्षा करेगी। अब इधर से ये जो हवाएं आ रही हैं, इधर से ये हवाएं, इधर देखो यहाँ पे केरल के तट पर कुछ वर्षा करेगी। कुछ वर्षा केरल के तट पर करने के बाद जब ये बंगाल की खाड़ी से आगे जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे है अपना मेघालय। क्या है? मेघालय। और मेघालय में 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतियां। इन गारो, खासी, जयंतियों में हवाएं ज्यादा टकराएंगी क्योंकि ये कीप नुमा आकृति तीनों एक इस प्रकार से स्थित है। देखो इस प्रकार से इन तीनों की क्या स्थिति है। तो जैसे ही हवाएं रहेंगी इसके अंदर घूमती रहेंगी और यहाँ पे क्या करेगी? वर्षा ज्यादा करेगी। और यहीं पे है हमारा मासीन राम, मासीन राम, और यहीं पे हमारा चेरापूंजी। चेरापूंजी तो किसी वर्ष चेरापूंजी में ज्यादा बारिश होती है तो किसी वर्ष मासीन राम में ज्यादा बारिश होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीन राम या चेरापूंजी है। दोनों ही कहां पे? मेघालय में।
दोनों ही मेघालय में है, तो यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद इस हिमालय के समांतर यहाँ पे चली जाती है आगे, और आगे जाने के बाद इस अरावली से टकरा करके पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ये वर्षा करती है। तो ये तो रहा ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में। अब जैसे ही देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में हमने पढ़ लिया, उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो देखो क्या होगा, हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आ रही हैं। उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश भाग कैसा है, स्थलीय भाग है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं स्थलीय गोलार्ध। क्या कहेंगे, स्थलीय गोलार्ध भी इसे कहते हैं। तो जैसे ही हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आएंगी तो देखो यहाँ पे समुद्री क्षेत्र नहीं है, बहुत कम है। देखो ये इधर बंगाल की खाड़ी वाला कुछ क्षेत्र आएगा, तो बाकी जो क्षेत्र सारा स्थलीय है, तो इसका मतलब इसमें नमी की मात्रा कम रहेगी, इसमें नमी की मात्रा कम रहेगी। कम रहने से देखो ये अधिकांश भागों पर वर्षा नहीं कर पाता। दूसरा रीजन ये है कि इसको यहाँ पे रास्ते में कोई टकराता नहीं है, मतलब इसके लिए अवरोध कोई नहीं है। अवरोध आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में, यहाँ पर ये जो पहाड़ियां हैं अन्नामलाई और ये नीलगिरी की पहाड़ियां, उनसे टकरा के, और कुछ देखो ये जो पूर्वी घाट की जो कुछ पहाड़ियां यहाँ से ये टकरा करके यहाँ पे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में बारिश करती है। तो बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इससे तो सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है, पूरे लगभग भारत में सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है। और जब बात करें शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के, तो पूरे साल के बात करें तो इससे कम वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से या शीतकालीन मानसून से वर्षा कम होती है, और जो होती है वो कहां पे होती है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, और दूसरा कौन सा, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही वर्षा हो पाती है, और अन्य भारत में और कहीं भी वर्षा नहीं होती शीतकालीन मानसून में। यह है तापमान के आधार पर तापीय चिरसम्मत सिद्धांत, जो एडमंड हेली ने 1686 में दिया। इसका आधार तापमान को बताया। देखो हमने तापमान के आधार पर इसकी चर्चा की है। तो ये है सारी की सारी बातें ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून के बारे में, जिसको दिया एडमंड हेली ने 1686 में था। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इतनी आशा आपसे कर सकता हूं। अब इसको लिखना है, लिखना कैसे है वो देखो हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो आज का टाइम जो पूरा हो चुका है, तो हम अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द्रोणापीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।